हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू जीएस विद सीवी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने हिंदी की एक सीरीज चल रखी है कि जिसमें हम हिंदी का पूरा अध्ययन कर रहे हैं, हिंदी ग्रामर का पूरा अध्ययन करेंगे। सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये टॉपिक जितने भी हैं सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। उसी क्रम में हमने वर्णमाला को पढ़ने की शुरुआत कर रखी है, जिसमें हमने स्वर को पढ़ लिया, स्वर का पूरा अध्ययन कर लिया, उसके बारे में क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, क्या चीज़ें हैं, सभी कुछ हमने स्वर में पढ़ लिया है। व्यंजन का एक पार्ट हमने कवर कर लिया है, दूसरा पार्ट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। हालांकि हमने का, चा, टा, ता, पा ये पांचों वर्गों को समझ लिया है, यानी कि हमने माँ तक का अध्ययन कर लिया है। ठीक है, 25 वर्णों को हमने देख लिया है, 25 व्यंजन वर्णों को हमने देख लिया है। माँ के बाद किसकी बारी आती है? बारी आती है या, रा, ला और वा की। तो ये या, रा, ला और वा क्या है? तो इन्हें हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारे कंठ के सबसे अंतः भाग से इसका उच्चारण होता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। देखिए, आप उच्चारण करके भी देख सकते हैं। या, जब हम या बोलते हैं तो हम कंठ के अंतः भाग से उच्चारण करते हैं, यानी एनर्जी कहाँ से लगती है, जोर जो पड़ता है वो कहाँ से पड़ता है? वो कंठ के अंतः भाग से पड़ता है। र, ला, वा सभी की यही कंडीशन है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? इसीलिए इन चारों को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन कौन कहलाते हैं? जिसे ये शा, जिसे हम बड़ा शा के नाम से भी जानते हैं, और ये शा, जिसे वैसे तो इसका शुद्ध नाम संयुक्त सा है, लेकिन लोग इसे षष्ठी सा भी कहते हैं और इसको छोटा सा और हा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो चार वर्ण है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। क्यों? जब आप देखिए इसका उच्चारण करिए, शा, सा, सा, हा, तो क्या होती है? गर्माहट की अनुभूति होती है, यानी ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे ऊष्मा सा निकल रहा हो, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ये क्या करती है? ऊष्म की प्रतीक है, इसलिए हम इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। पूछा जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सारे जितने भी टॉपिक कराए जा रहे हैं सभी इम्पॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन क्या है? छा, त्रा, ज्ञा, श्रा। हाँ, ये आप इसे याद रखिएगा, ये संयुक्त व्यंजन तो नहीं है, लेकिन इसे हम संयुक्त सा जरूर कहते हैं। ठीक है, तो छा, त्रा, ज्ञा और श्रा, अब इसे हम संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये खुद में संपूर्ण नहीं है, बल्कि ये कुछ वर्णों से मिलकर के बनते हैं। किन किन वर्णों से मिलकर के बनते हैं? तो आइए देखते हैं ये कैसे बनते हैं। तो अगर हमें छा लिखना है तो छा कैसे बनेगा? सबसे पहले तो का प्लस का में हलंत लगा हुआ रहेगा, शा संयुक्त शा रहेगा, इसमें भी हलंत लगा रहेगा, और प्लस आ। अब मिला करके क्या हो जाएगा? फिर जब इसको हम दोनों को मिलाएंगे और उसके बाद का जिसमें हलंत लगा हो और शा जो पूर्ण होगा, इन सब को मिलाने के बाद किसका निर्माण होता है? एक शा का निर्माण होता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? छा को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, का को मिलाएंगे, शा को मिलाएंगे और अ को मिलाएंगे, फिर उसके बाद का प्लस संयुक्त शा को मिलाने के बाद कौन बनता है? छा बनता है। ऑप्शन इसी तरह से दे करके आंसर आपसे लगाने के लिए कहा जाता है। आंखें भ्रमित हो जाती हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक करते हैं लोग। ठीक है, थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देंगे तो आप ऑप्शन में ही कंफ्यूज हो जाएंगे, आता आता क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब मान लीजिए हमें ज्ञा लिखना हो। ठीक है, ज्ञा लिखना हो तो क्या रहेगा? जा, ठीक, प्लस या। इसको हम पूरी तरह से तोड़ के देख रहे हैं कि कैसे ये संयुक्त है। या प्लस आ, ठीक है, उसके बाद फिर बराबर करेंगे और फिर जा हलंत लगा रहेगा प्लस या। अब इन्हें जब हम मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा?
तब जाके ये बनेगा ज्ञा। ठीक है, क्या बनेगा? ज्ञा बनेगा। इतना समझ में आया? तो हमने देखा कि छा कैसे बनेगा और ज्ञा कैसे बनेगा। इनका शॉर्ट फॉर्म भी हम देख लें, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में शॉर्ट फॉर्म दे दिया जाता है। तो ये लॉन्ग तरीके से हमने देखा है, पूरा विस्तृत रूप इसका देखा है। अब इसका हम लघु रूप भी देखेंगे। तो लघु रूप में अगर आपसे पूछे तो बस क्या बोलेंगे आप? का। ठीक है, और संयुक्त शा पूरा। का क्या रहेगा? इसमें हलंत लगा रहेगा, यानी कि ये आधा रहेगा, और संयुक्त शा जो रहेगा वो पूरा रहेगा। मिला करके क्या बन जाएगा? छा बन जाएगा। ठीक है, और जब हमें ज्ञा बनाना है तो ज्ञा कैसे कैसे बनेगा? तो ज्ञा जा, जिसमें हलंत लगा रहेगा, प्लस करेंगे हम इसमें इया को, और क्या बना देंगे? इया जो रहेगा वो पूरा रहेगा, क्या बना देंगे? ज्ञा बना देंगे। ठीक है, हमने 2 वर्णों को जान लिया है। अब हम तीसरे वर्ण की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा वर्ण हमारा कौन सा है? तीसरा वर्ण है त्रा। त्रा। ठीक है, अब त्रा कैसे बनाएंगे? तो त्रा को भी पहले हम इसका विस्तृत रूप देखेंगे। ता, ठीक है, इसमें हलंत लगा रहेगा, प्लस रा, इसमें भी हलंत लगा रहेगा, प्लस आ। ठीक, और फिर बराबर करेंगे इसमें ता हलंत लगा हुआ प्लस रा। ठीक, अब ये क्या बन गया? ये त्रा बन गया। ये तो इसका विस्तृत रूप हुआ। लेकिन अगर आपको इसका लघु रूप देखना है तो लघु रूप में क्या, कैसे विस्तृत, कैसे ये बांटा गया है? ता जिसमें हलंत लगा है, और जो रा, जैसे कि हमने दोनों में देखा कि जो लास्ट वाले वर्ण हैं वो पूरे होते हैं और पहले वाले वर्ण आधे होते हैं। ठीक है, तो ता और प्लस रा बना करके आपको त्रा बना दिया जाएगा। ठीक है, त्रा बना दिया जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्यों एक बार विस्तृत, क्यों एक बार लघु? क्योंकि कभी कभी कुछ एग्जाम्स में लघु रूप दे दिया जाता है। ठीक, ये लघु रूप हो गया। कुछ एग्जाम्स में विस्तृत रूप भी दे दिया जाता है। तो आपको दोनों ही पता होना चाहिए, ताकि आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। ये आए तो भी आपका आंसर सही हो जाए, ये आए तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा लास्ट बचता है कौन सा? शा। ठीक है, श्रा, जिससे बनता है श्रमिक। ठीक है, तो ये कैसे, इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण होता है बड़ा सा, जिसमें हलंत लगा हुआ रहे, रा, इसमें भी हलंत लगा हुआ रहे, आ, और इसमें भी हलंत लगा हुआ रहे। ठीक है, अब इन सभी को हम बराबर करेंगे। किसके बराबर? बड़ा शा, ये हाफ रहे, हलंत लगा हुआ रहेगा, यानी कि आधा बड़ा शा, और जैसा कि क्रम आगे चल ही रहा है कि लास्ट वाला जो रहेगा वो पूरा रहेगा, तो रा मिला करके क्या हो जाएगा? श्रा। लेकिन अगर इसका शॉर्ट फॉर्म आपको लिखना है तो शॉर्ट फॉर्म में आप कैसे जानेंगे? शा, इसमें हलंत लगेगा, दूसरे वर्ड में हलंत नहीं लगता है, अभी हमने देखा है। रा, और बराबर करके क्या हो गया? श्रा हो गया। तो आप इसको ध्यान से दिमाग में बिठा लीजिएगा, ऐसा ना हो कि आता आता क्वेश्चन गलत हो जाए और फिर बाद में आप पछताने के अलावा कुछ भी बाकी ना रह जाए। आगे चलते हैं व्यंजन में, द्विगुण व्यंजन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, हमने ज्ञा तक का पूरा अध्ययन कर लिया। हमने शुरुआत कहाँ से किया? आ से ज्ञा तक शुरू किया। ठीक है, आ से ज्ञा तक हमने शुरुआत कर लिया है, पूरा इसको जान लिया, समझ लिया, इसके बारे में सब कुछ डिटेल में समझ लिया है। अब हम द्विगुण व्यंजन के बारे में बात करेंगे। 2 ऐसे व्यंजन कि जो द्विगुण है। ठीक है, ये कभी ढा बन जाते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट छोटा सा रखा रहेगा। ठीक है, ये कभी ढा बन जाते हैं तो ढोलक लिखने के काम आते हैं। ठीक है, ढोलक लिखने के काम आते हैं। कभी यहाँ नीचे अगर पॉइंट लगा दिया जाए, बिंदु लगा दिया जाए, तो ये पढ़ना लिखने के काम आते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको पढ़ना लिखना है तो आपको इस ढा की ज़रूरत पड़ेगी। आपको इस ढा में और इस ढा में अंतर दिख रहा है। क्या अंतर दिख रहा है? कि दोनों की बनावट तो सेम है, लेकिन यहाँ पे बिंदु नहीं है, यहाँ पर बिंदु है। और जैसे ही बिंदु लगता है, तुरंत दोनों के उच्चारण में भी अंतर आ जाता है। कैसे? इसे आप ढा बोलेंगे, ये ढा हो गया, और इसे आप क्या बोलेंगे? इसे आप अढ़ा बोलेंगे, जैसे अढ़ाई। ठीक है, पढ़ना है ना। ये कुछ ऐसे वर्ड है, कुछ ऐसे शब्द है कि जिनके उच्चारण के लिए, जिनको लिखने के लिए आपको इस वर्ड की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। अब इसे हम द्विगुण क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ये का, चा, टा, ता, पा वर्ग में रहता है, ठीक है, तब ये क्या रहता है? जैसे ये जो ढा है, ठीक है, ये किस वर्ग का वर्ड है? किस वर्ग का वर्ड है? तो ये टा वर्ग का है। ठीक है, टा के बाद ठा, टा के बाद ठा, ठा के बाद डा,
डा के बाद ढा, ढा के बाद अड़ा, ठीक है। और जबकि जो डा है, जब इसमें नीचे बिंदु ना लगा रहे, ठीक है, जब इसमें नीचे बिंदु ना लगा रहे तो ये किस में आता है, ये आ जाता है, ये भी टा वर्ग में ही आता है। ये देखिए टा, ठा और डा किस में आता है, टा, ठा और डा में। तो ये दो जो है जब टा के साथ उनकी फैमिली में शामिल हो जाते हैं बिना बिंदु के, तो ये क्या वर्ग के व्यंजन हो जाते हैं, ठीक है, वर्ग व्यंजन हो जाते हैं। लेकिन जब इनमें दोनों में नीचे बिंदु लग जाए कुछ इस तरह से, ठीक है, दोनों में नीचे बिंदु लग जाए तब ये क्या हो जाते हैं, ये द्विगुण हो जाते हैं, दो गुण धारण किए हुए हैं। ये दो वैसे वर्ण हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं, जो आपने पढ़ा है वो नहीं, एग्जामिनर को भी पता है कि क्या आप मिस कर सकते हैं, वहीं से क्वेश्चन एग्जामिनर आपके लिए बनाते हैं, ठीक है। तो ढा क्या है, ढा, ढा के नीचे जब हम बिंदु लगाते हैं, देखिए ढा है, ठीक, ढा के नीचे जब हम बिंदु लगाते हैं तो ये क्या हो जाता है, ढा हो जाता है। और डा, डा के नीचे जब हम बिंदु लगाते हैं तो ये क्या हो जाता है, ड़ा हो जाता है। ढा का प्रयोग कहाँ, ढाई लिखने के लिए किया जाता है, ठीक है, ढक्कन लिखने के लिए किया जाता है। जबकि ढा का प्रयोग क्या हुआ, पढ़ना लिखने के लिए, अढ़ाई लिखने के लिए, इन सब के लिए ढा का प्रयोग होता है। जबकि डा का प्रयोग डमरू के लिए और ड़ा का प्रयोग लड़ाई, ये सब वर्ड लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लड़ना, सड़ना, लड़का, इन सभी शब्दों को लिखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ड़ा का प्रयोग किया जाता है। तो आपने द्विगुण व्यंजन को भी समझ लिया। तो इस तरह से हमने पूरी वर्णमाला को थोड़ा थोड़ा कई पार्ट में डिवाइड करके पढ़ लिया है, समझ लिया है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, तो उसमें हम पढ़ेंगे हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण, उच्चारण कैसे करते हैं। जैसे मूर्धन्य हो गया, दंत, ओष्ठ, इन सभी का वर्गीकरण की जितने भी वर्ण है, जितने भी व्यंजन हैं, इनका उच्चारण कहाँ से किया जाता है, कंठ से किसका, तालु से किसका, व्यंजन मूर्धन्य से किसका, ये सारी चीज़ों का अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।